आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान का टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 100% गारंटी है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। और आप सभी विद्यार्थी बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग 10 में से कई सारा प्रश्न पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, यह हमारा गारंटी है। 100% एक में से एक या दो क्वेश्चन आएगा 10 में से। तो आप लोग 10 प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन यह सभी पढ़िएगा और वीडियो को फुल वॉच करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, तभी फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा बेहतर तरीके से तैयारी होगा, आपका दोस्त का भी और आपका भी। तो आप ज़रूर यह 10 क्वेश्चन को मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स जाता रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा और 100% यह सभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, कई बार पूछा भी गया है। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और यह सभी क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पर जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों हम कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? तो हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और पेड़ पौधा के हरा भरा पत्तियां किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। और पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। और कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और हरे पेड़ पौधे में CO2 जल H2O तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपना भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इस प्रकार, सेम टू यू। उत्तर में आप लोग इसी तरह लिखिएगा, तभी आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और एक भी मार्क्स नहीं कट पाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। तो लिखिएगा, फर्स्ट का आंसर है, हरे पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O सूर्य की प्रकाश तथा हरित लवक यानी पर्णहरित किसे बोलते हैं? तो यही हरित लवक को बोलते हैं, की उपस्थिति के कारण अपना भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। जब पेड़ पौधों में क्या उपस्थित होता है? तो CO2 भी उपस्थित होता है, जो कि लेता है। और H2O यानी जल खनिज लवण भी होता है पेड़ पौधों में उपस्थित, तो उसे भी लेता है, इसी के कारण होता है। तो पेड़ पौधे में क्या क्या उपस्थित होता है? तो खनिज लवण होते हैं, जो कि पृथ्वी से प्राप्त करता है। तो आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा। पूछेगा हमसे क्वेश्चन में, हरे पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? और 2008 में भी पूछा गया है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा, हरे पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण पर्णहरित जो कि पेड़ पौधों में उपस्थित होते हैं, तो उसी के कारण अपना भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। क्या? अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं हम लोग, या कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इतना। और यह क्वेश्चन आपको 100% समझ में आता होगा, ये हमारा गारंटी है। और सभी क्वेश्चन आपके बारीकी से समझाया भी जाएगा। और वरदान बैच में यही भी किया जाएगा। और वरदान बैच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा यह सभी क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हमें बताना है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीले रंग का होता ही है, क्यों? किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग जिस भी प्रकार से पूछे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और आप लोग लिख दीजिएगा। तो आकाश में सबसे ज़्यादा रंग नीला रंग फैलता है, और नीला रंग का परिकिरण बहुत ही कम होता है। और
सूर्य के प्रकाश में जब प्रवेश करता है वायुमंडल में, तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे धूल कण लटके होते हैं वायुमंडल में। क्या होते हैं? छोटे छोटे धूल कण होते हैं, जिससे नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। इसी के कारण अति होने लगता है। क्या होने लगता है? आकाश का रंग नीला हमें प्रतीत होने लगता है। तो चलिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण, क्या छोटे छोटे धूल कण उपस्थित होते हैं वायुमंडल में, जिससे नीला रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा, क्या अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक करती है। क्या करती है? तो सबसे अधिक करती है। और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम करती है, और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अन्य रंगों से सबसे ज़्यादा करता है। इसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और क्या होता है कि नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। क्या होता है? नीला रंग जो होता है ना, वो पूरा वायुमंडल में दिखाई देने लगता है स्पष्ट रूप से, और पूरा फैल जाता है वायुमंडल में। इसीलिए जिसके कारण फलस्वरूप आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। आप लोग इस तरह लिखते हैं तो आपको 100% 2 नंबर मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह लिखिएगा, हमारा गारंटी है। तो आप लोग इतना समझ में आया होगा कि क्या होता है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला इसीलिए प्रतीत होता है जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित क्या होते हैं? तो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, और धूलकण वायुमंडल में अधिक होते हैं, जिससे नीला रंग का परिकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा करता है। क्या करता है? जो सब रंग परिकीर्णन करेगा उससे कई गुना ज़्यादा नीला रंग परिकीर्णन करता है। इसी के कारण हमारा पूरा वायुमंडल नीले रंग से फैल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या किया जाता है? तो आकाश का रंग नीला हमें प्रतीत होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 3 नंबर। और सभी क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में भी आएगा और अच्छे तरीके से भी समझाया भी जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? हमें बताना है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा क्यों जाता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? तो 23 होता है। क्या होता है? तो 23 होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप लोग जरूरी से याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23। और किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम जैसे धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो ऑक्सीजन यानी हवा नमी के संपर्क में आते ही जलना यानी लहकना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ या शुरू कर देता है, एक ही बतवा हुआ होता है इसका दोनों। तो जलना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन से संपर्क टूट पाए और सोडियम सुरक्षित रहे। हवा में क्या होता है? O2 होता है, और O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसी के कारण होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही ये आएगा सोडियम, वैसे ही जलना यानी लहकना प्रारंभ कर देगा। और सोडियम अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जलना प्रारंभ सबसे आगे कर देता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, इसी तरह उत्तर में लिखिएगा, तभी आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा, सोडियम अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? सोडियम अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है, और यह जब वायु के संपर्क में आता है तो जलना शुरू कर देता है। क्या? जब यह वायु के संपर्क यानी नमी के संपर्क में आता है तो जलना प्रारंभ कर देता है। ऑक्सीजन से संयोग यह कभी भी नहीं कर सकता है, यह जलने लगेगा। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या करता है? इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप लोग और नीचे लिखिएगा, ताकि ऑक्सीजन से संपर्क टूट पाए, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, और सोडियम सुरक्षित रहे। सोडियम क्या रहे? सोडियम सुरक्षित रहेगा। जब केरोसिन तेल में रख दिया जाएगा तो सोडियम सुरक्षित रहबे करेगा, और ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा रखने के बाद, और जब वो केरोसिन तेल से निकलेगा तो लहकना यानी जलना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता होगा। तो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा, यह 3 नंबर क्वेश्चन सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? लाल रंग
रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? तो रेलवे के सिग्नल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल यानी रेड रंग का प्रयोग करते हैं। और लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और लाल रंग बहुत ही कम फैलता है। क्या होता है? बहुत ही कम फैलता है। और जब यह कम फैलता है तो धुएं और कुएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी किसी भी अंधेरा में भी या दिन में भी स्पष्ट रूप से लाल रंग दिखाई देता है। इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। और लाल रंग क्या होता है? तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। तो आपको समझ में आता होगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। हम आप बोले भी थे लाल रंग बहुत ही कम फैलता है, तो लाल रंग का जब प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है, और यह रंग कम फैलता है, तो जब यह रंग कम फैलेगा तो धुएं और कुएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, जब यह रंग कम फैलता है तो धुएं और कुएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या है? स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, यह हमारा गारंटी है 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या? सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो कौन कौन सी हमें दिखाई नहीं देती है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम जो कि निम्नलिखित है। क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम जो कि निम्नलिखित है। और एक नंबर में आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे, अवरक्त किरणें। क्या? इंफ्रारेड कमरा। अवरक्त किरणें को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड कमरा। तो आप लोग लिख दीजिएगा एक नंबर में, इसके नीचे निम्नलिखित है के नीचे लिखिएगा अवरक्त किरणें। दो नंबर में लिखिएगा पराबैंगनी विकिरणें। क्या होता है? पराबैंगनी विकिरणें यानी किरणें। तो पराबैंगनी विकिरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है। तो आप लोग सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम पूछेगा तो आप लोग यह दोनों लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको 100 मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस के उपयोग लिखिए। हमें बताना है हाइड्रोजन गैस के उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोजन गैस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों द्वारा हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी बनाने में किया जाता है हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। कहाँ? खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में भी किया जाता है हाइड्रोजन का उपयोग। और हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बम बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा हाइड्रोजन गैस के उपयोग निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित आप लोग जरूर लिखिएगा, तभी आपके 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। निम्नलिखित लिखना काफ़ी ज़रूरत है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, हाइड्रोजन गैस के 2 उपयोग निम्नलिखित है, या हाइड्रोजन गैस के उपयोग निम्नलिखित है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 ही उपयोग बोलेगा लिखने के लिए। तो एक नंबर में लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा वनस्पति तेलों द्वारा हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। और 2 नंबर में लिखिएगा आप लोग, हैबर विधि द्वारा खाद के लिए अमोनिया का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है कहाँ? खाद के लिए हम अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि के द्वारा। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त के संघटक लिखिए अथवा रक्त किनसे बना होता है। हमें बताना है रक्त के संघटक लिखिए। और क्वेश्चन इस भी प्रकार पूछा जा सकता है, अथवा में रक्त किससे बना होता है। रक्त किससे बना होता है? तो रक्त किससे बना होता है? तो आप लोग लिख दीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा रक्त के संघटक निम्नलिखित है। क्या है? रक्त के संघटक निम्नलिखित है। आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, रक्त के संघटक निम्नलिखित है। और एक नंबर में जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, एक नंबर में प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा लिख दीजिएगा एक नंबर में। 2 नंबर में लिखिएगा लाल रक्त कणिकाएं। क्या? लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि क्या होता है? तो 120 दिन होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है और 2024 में भी पूछा गया था। 3 नंबर में लिखिएगा आप लोग श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि क्या होता है? तो 12 से 20 दिन क्या होता है? क्या होता है? 12 से 20 दिन होता है। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह दोनों क्वेश्चन पॉपुलर है, एकदम मस्त। और 4 नंबर में आप लोग लिखिएगा प्लेटलेट्स, जो कि रक्त के मुख्य संघटक अंग है। क्या है? रक्त के मुख्य संघटक अंग कौन है? तो प्लेटलेट्स रक्त के संघटक अंग है। तो चलिए आज 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस के उपयोग
लिखे, या क्लोरीन गैस के उपयोग बताइए, या क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लोग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग लिख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा आपको लोग क्लोरीन गैस के उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, क्लोरीन गैस के उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा आप लोग इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने के लिए। क्या है, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में, पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो Cl होता है। क्या होता है, तो Cl होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा, कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या, कपड़े एवं कागजों को धोने के लिए, विरंजित करने के लिए, यानी किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन गैस का। 3 नंबर में आप लोग लिखिएगा, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कहाँ, विरंजक चूर्ण बनाने या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। आपसे पूछेगा विरंजक चूर्ण क्या है, तो आप लोग विरंजक चूर्ण के बारे में जरूर बताइएगा, और इस पर यह क्वेश्चन भी लाएंगे। जब विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो यही ब्लीचिंग पाउडर है दूसरा नाम। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो यह आपके 2023 में पूछा गया है, विरंजक सूत्र का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र 2023 में पूछा था क्या है, तो आप लोग यही है CaOCl2। तो आप लोग जरूर इसे लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। हमें बताना है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम में क्या होता है, तो दूसरा नियम में होता है, परावर्तन में बता रहे हैं, अपवर्तन में नहीं बता रहे हैं। अपवर्तन का भी क्वेश्चन लाएंगे, अपवर्तन का थोड़ा सा अलग होता है। और अब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। तो अपवर्तन पर लाएंगे तब वह क्वेश्चन पढ़ाएंगे बारीकी से। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में होता है, पहला नियम यह होता है कि जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I इक्वल टू कोण क्या होता है, कोण I इक्वल टू कोण R होता है। क्या होता है, कोण I इक्वल टू कोण R होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, पहला नियम है। और दूसरा नियम में क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन के दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आप लोग को समझ में आता होगा। और आप लोग उत्तर में लिखिएगा इस प्रकार, जब प्रकाश के किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर, क्या, जब प्रकाश के किरण आया और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। किस माध्यम में, पुनः जहाँ से आया, मान लो कि यहाँ से आया और इस सतह पर टकराया, यह एक सतह है जो कि इधर से आ रहा है, प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण आ रही है, और यह क्या है, तो यह अभिलंब है। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, तो परावर्तित होता है। यहाँ से क्या होता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तित होता है। यहाँ से आता है इस जगह पे से, और यहाँ पे इस बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु पर टकराता है, और इस बिंदु पर टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है, डायरेक्ट टू परावर्तित हो जाता है। तो आपतित आपतित कोण और अभिलंब के बीच को कोण क्या बोलते हैं, तो कोण I बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कोण I बोलते हैं। और आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण को क्या बोलते हैं, तो कोण R बोलते हैं। तो कोण I इक्वल टू कोण R होता है, यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। और आप लोग उत्तर में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर, किसी भी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, जरूर ये हमारा गारंटी है। और आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके नीचे आप लोग जरूर लिखिएगा, कोण I इक्वल टू कोण R। क्या होता है, कोण I इक्वल टू कोण R होता है। आप लोग जरूर लिखिएगा, कोण I इक्वल टू कोण R आप लोग जरूर लिखिएगा। और 2 नंबर देकर लिखिएगा, 2 नंबर देकर लिखिएगा, इसके नीचे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी या तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का अर्थ होता है, एगो आपतित किरण, दूसरा होता है अभिलंब, और तीसरा क्या होता है, तो परावर्तित किरण। तो यही होता है तीनों का अर्थ, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आप लोग लिख दीजिएगा इतना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिए हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है आपतन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरे में आप लोग लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान लीजिए कि एक यह परावर्तक सतह है, यह क्या है? यह परावर्तक सतह है एक, जो कि आपतित किरण यहाँ से आती है। क्या होती है? आपतित किरण यहाँ से आती है। और यह क्या है? तो यह अभिलंब है। यह क्या है? तो अभिलंब है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। इस बिंदु पर टकराया और यहाँ से परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? यहाँ से परावर्तित हो जाता है, यानी वापस चला जाता है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया होता है उसी माध्यम में चल जाता है। तो यही होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो कोण आर बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण के बीच को क्या बोलते हैं? तो कोण आई बोलते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यानी कोण आई इजकल टू क्या होता है? तो कोण आर होता है। कोण आई इजकल टू क्या होता है? तो कोण आर होता है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे बना, सॉरी, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबक किससे कहते हैं? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिससे चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। कितने समय तक? जितना समय तक परिनलिका से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित रुक जाती है तो विद्युत चुंबक तो विद्यमान नहीं रहता है। और जब परिनलिका से धारा प्रवाहित होती रहती है तभी विद्युत चुंबक विद्यमान रहता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। कितने समय तक? चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनलिका से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत धारा या धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। पर अगर आप चेंज करके आप लोग लिख दीजिएगा विद्युत चुंबक कहलाती है। आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा विद्युत चुंबक कहलाती है, ताकि आपके 2 में 2 मार्क्स मिल पाए और आपका एक भी नंबर ना कटे। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? आपको यह बताना है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है। तो आप लोग इसे लिख कर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय।